स्वागत स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और सवाल देखते हैं हम ब्रेक इवन का ऑटम 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक अच्छा सवाल था ब्रेक इवन का। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल की वेटेज थी आपकी 12 नंबर्स की। इस सवाल में आपको गिवन था कि डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड DIL incurred a loss for the year ended June 30, 2017 as it could achieve sales amounting to 89.6 million which was 80% of the break even sales। मतलब इसने लॉस क्यों इनकर किया? ब्रेक इवन सेल्स ही अचीव नहीं कर सका और जो 89.6 मिलियन इसने अपना टारगेट अचीव किया वो 80% था ब्रेक इवन सेल्स का। मतलब अगर मैं इसको करूं 89.6 डिवाइडेड बाय 80% तो मतलब मेरे पास जो ब्रेक इवन सेल्स थी 112। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें हमें नीचे ये काम आएगी। आगे से कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द सेल्स वाज 25%। 25% आपका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, बाकी 75% आपका वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, उससे आगे हमें कहा गया है, इससे कहा कि वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइज 45% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इसका 45% हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है। आपका वेरिएबल कॉस्ट का जो आपका 35% है वो डायरेक्ट लेबर होता है एंड 20% ओवरहेड्स होता है। अब से सिंपली ओवरहेड्स लिखे हैं जो वेरिएबल ओवरहेड्स है, क्योंकि अब मेरे पास वेरिएबल का डेटा दिया हुआ है। अब इससे मैं नीचे लिखा ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑफ द सिचुएशन द मार्केटिंग डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू दैट नो इंक्रीज इन सेल्स प्राइस वाज पॉसिबल ड्यू टू सीवियर कंपटीशन। सेल्स प्राइस हम लोग बढ़ा नहीं सकते, हाउएवर सेल्स वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस। ठीक है, द प्रोडक्शन डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू दैट सिंस द प्लांट इज क्वाइट ओल्ड द प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ 70%। मीन्स 70% जो है करंट इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब इसके लिए आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हमें गिवन है कि अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग प्लान। So a new plant would be installed whose capacity would be 20% more than installed capacity of the existing plant। यहाँ पे बच्चों गौर करना, हमें जो ऊपर 70% है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है, क्योंकि प्लांट ओल्ड हो गया तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी हो गई है। लेकिन उसकी जो हमारे पास जो न्यू प्लांट आएगा ना उसका 20% मोर होगा जो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप इजीली निकाल लेंगे, बाद में उसको देखेंगे किस तरह करेंगे। द कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट ₹30 million and 10 years respectively। द फंड्स फॉर द न्यू प्लांट वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 10% पर एनम, या क्या एक फिक्स कॉस्ट आएगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 85% इज प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये जो नया प्लांट होगा उसकी जो 85% कैपेसिटी होगी वो मैं फर्स्ट ईयर ऑपरेशन में यूटिलाइज करूंगा। The new plant would eliminate existing material wastage, which is 5% of the input। मतलब आपका जो मटेरियल आप इनपुट करते हैं उसका 5% जो वेस्टेज होता है ना वो आपका बच जाएगा। मीन्स आपकी सेविंग होगी 5% की। एंड इंट्रोड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय 8%, और आपके लेबर आवर्स भी 8% से कम हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर आपका हरामखोर लेबर जो है 100 घंटे में काम करता था वहाँ वो 92 आवर्स में काम करेगा। आगे कह रहा था एग्जिस्टिंग प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड 15 years ago। 15 साल पहले हमने इसको इंस्टॉल किया था। क्या इसकी कॉस्ट थी? 27 million। इट हैज अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years। अभी भी 3 साल की रिमेनिंग लाइफ है, मतलब 15 और 3 18 साल। एंड वुड बी ट्रेडेड इन फॉर ₹2 million। मतलब मैं 2 million में इसको बेच सकता हूँ अभी करंटली। DIL depreciated fixed assets of straight line basis over their estimated useful lives। सही है। अब ये बाकी पॉइंट में कह रहा है कि टू सेल द एंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 2%। मतलब जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है उससे मैं 2% और रिड्यूस कर दूंगा। मटेरियल वुड बी परचेज इन बल्क क्वांटिटी विच वुड रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट बाय 10%। मतलब मेरे पास एक बल्क क्वांटिटी का एक डिस्काउंट आएगा जो मेरा 10% होगा मटेरियल के लिए। डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 8%। मतलब डायरेक्ट वेजेस हो 8% इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा एफिशिएंसी 10% से बढ़ जाएगी। मतलब वो हरामखोरी थोड़ी कम करेंगे और काम थोड़ा और जल्दी करेंगे। मतलब यहाँ पर 8% एक आपका बेनिफिट हो रहा है और यहाँ पे 10% का और बेनिफिट हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड्स वुड बी 4%। यहाँ पर मेरी बात नोट कर लो, डेप्रिसिएशन पे कभी भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता। ये ओवरहेड्स गिवन है, मतलब इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। ठीक है, मगर फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर डेप्रिसिएशन का इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं।
no impact of inflation on depreciation, no impact of inflation on depreciation ever. कभी भी हम इम्पैक्ट नहीं लेंगे। जब भी मेरा इन्फ्लेशन का जिक्र होगा क्वेश्चन के अंदर और मेरे पास डेप्रिसिएशन होगी, उसका इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, करेक्ट, इसके अंदर मुझे कह रहा है कि कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, प्रोजेक्टेड सेल्स मुझे निकालनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आफ्टर इंकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव मेजर्स। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड सेल्स के लिए तो पहले मुझे इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, सब कुछ जम्बल्ड अप हुआ हुआ है, चलो उसको सॉर्ट डाउन करते हैं। मेरे पास इसके अंदर कहीं यूनिट्स नहीं दिए हुए, ना मुझे कोई पर यूनिट की चीज़ें दी हुई तो मैं पर यूनिट के हिसाब से निकाल लूँ, तो मतलब मुझे इसको एक अमाउंट को लेकर चलना पड़ेगा बेस पे जो मेरी 89.6 मिलियन है। अगर मेरी ये 89.6 मिलियन पे मैं लेके चलता हूँ उसको, ठीक है, मेरे पास जो करंट सेल्स है, करंट सेल्स वो है 89.6 मिलियन। अब ये मेरे पास है 70% ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये 70% पे काम कर रही है। मतलब अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 0.7 करूं तो मुझे पता चल जाए कि इसके तो टोटल जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो कितनी थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी मैं निकाल लूं, क्योंकि ये अभी ओल्ड हुई तो 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आ गई है ना, तो 89.6 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.7 से, मेरे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी आती है वो आ जाती है 128 मिलियन की सेल्स अगर मैं करूँ विदाउट इंकॉर्पोरेटिंग एनी प्राइस चेंजेस, क्योंकि अभी मैं लाइक टू लाइक कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी कोई प्राइस चेंजेस इंकॉर्पोरेट पहले से नहीं करने। अब जब मैं न्यू प्लांट लगाऊंगा, न्यू प्लांट से मेरी क्या चीज़ हो जाएगी, मेरे पास कैपेसिटी 20% मोर देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, मीन्स 20% मोर न्यू प्लांट की वजह से। तो 20% मोर का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दूं मैं इसे, तो आपके पास जो न्यू प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कह लें या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, न्यू प्लांट की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 153.6 अगर मैं 100% पे करता हूँ। मगर इससे मुझे क्या कहा है, इससे मुझे कहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 85% इज प्लान फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। मतलब मैं अभी जो नेक्स्ट ईयर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर मैं खाली कितनी परसेंट ऑपरेटिंग करूँगा, 85%। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में में मैं इतना करूँगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 130.56 मिलियन रुपीस की मैं सेल्स जनरेट करूँगा, इतना ही मैं ऑपरेशन काम करूँगा। अब इसके अंदर क्या है, मेरी प्रोजेक्टेड सेल्स है, नहीं मेरे पास ये प्रोजेक्टेड सेल्स नहीं है, मेरे पास 2% एक रिडक्शन प्राइस है, लेकिन मैं उसको अभी इंकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर जो डेटा गिवन है ना 45%, 35%, 20% और ये वाली जो मेरे पास चीज़ें गिवन है, ये एक उसी प्राइस पे गिवन है जो अगर लास्ट ईयर की प्राइस पे हो, तो मैं अभी प्राइस चेंज नहीं कर सकता इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर अमाउंट को चेंज नहीं करूँगा। अगर मैं इसी को अब लेके चलूँ 130.56 मिलियन, इसका जो 75% है आपका, 75% वो आपकी है वेरिएबल कॉस्ट। टोटल क्या वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाती है, वो आपके पास कैलकुलेट करके आती है 97.92 मिलियन की। अब ये 97.92 मिलियन की ना तीन चीज़ें हैं, ये आपके पास तीन चीज़ें, एक आपके पास है मटेरियल, एक आपके पास है लेबर और एक आपके पास है ओवरहेड। कितना है, ये है 45%, ये है 35% और ये है 20%। 97.92 को अगर मैं 45% निकालूं तो मेरे पास आ जाता है 44.064, आपका लेबर आ जाता है 34.272 एंड आपका ओवरहेड आता है 19.584, ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर इन्होंने को आगे गिवन क्या क्या दिया था इन्होंने आपको यहीं पर ही पॉइंट नंबर 1 में कह दिया था कि द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज विच इज 5% ऑफ इनपुट एंड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर बाय 8%। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक 5% की सेविंग हो रही है, यहाँ पर 8% की सेविंग हो रही है। मतलब आपका यहाँ पर 0.95 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% की सेविंग हो रही है, आपका क्या आ जाएगा
वेस्टेज सेव हो जाएगा। और लेबर का आपके पास क्या हो जाएगा, आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे। यही आपसे कहा हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिड्यूस, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिड्यूस 8% होंगे, मतलब 92% बाय 0.92। आगे इन्होंने क्या गिवन है, इन्होंने अभी यहाँ पे सेल्स की बात की है, हमें इसका क्वेश्चन यहाँ पे आगे पॉइंट 3 में कहा है मटेरियल वुड बी परचेज इन बल्क क्वांटिटी विच वुड रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बाय 10%। मतलब यहाँ पर मुझे 0.9 बल्क क्वांटिटी की वजह से जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा बल्क क्वांटिटी। और बाकी आपको क्या गिवन है, अगर गिवन है डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 8%, विच वुड, मतलब मैं 100 रुपये देता था वहाँ पे 108 रुपये दूंगा, उस वजह से मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाके 10% हो जाएगी। मतलब अगर मैं 108 रुपये दूंगा तो जो काम वो 100 घंटे में करे थे वो 90 घंटे में करके देंगे। मेरे पास दो यहाँ पर बेनिफिट आ रहे हैं, एक तो आपके पास आ रहा है कितना 8% का, जो आपके पास 1.08 वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, वेजेस इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मतलब वो काम मैं कम घंटों में करूँगा तो आपके पास 0.9 से 10% की एफिशिएंसी आएगी। बाकी उन्होंने कहा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरिएबल ऑन ओवरहेड वुड बी 4%, मतलब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक 4% का इन्फ्लेशन लेना है। बाकी उसने कहीं पे इन्फ्लेशन की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स पे की है। तो मैं अब इनको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ये कितना आया 37.67, ये आपके पास आया 30.65 एंड ये आपके पास आया 20.37। मतलब टोटल जो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो रही है सम अप करके वो आपके पास आ रही है 88.69 वेरिएबल कॉस्ट। आपके सवाल की रिक्वायरमेंट थी, मैंने सारा इस जॉट डाउन कर दिया है, बाकी कुछ इसके अंदर चीज़ें रह गई फिक्स कॉस्ट की। अब मैं फिक्स कॉस्ट का इसका थोड़ा डेटा जो है उसको एनालाइज करता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पर गिवन था कि 112 मिलियन आपकी ब्रेक इवन सेल्स है। अगर आपकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन फॉर फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन फॉर फिक्स कॉस्ट, आपके पास जो करंट सेल्स थी, करंट सेल्स वो आपके पास थी 89.6 मिलियन की। अब आपको ब्रेक इवन सेल्स पे आने के लिए इसको डिवाइड बाय करना था 80%, क्योंकि ये आपकी 80% आपको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आपके जो ब्रेक इवन सेल्स आती, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी सेल्स जहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो जाए। तो आपके पास ये आ गई 112। अब इसके अंदर से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 75%, जो आपकी बनती है 84। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रह जाता है वो कितना रह जाता है 28। हमेशा याद रखिएगा एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। हमेशा ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट आपके सेम होंगे। तो आपके फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 28, तो आपके पास ये आ गया 0 प्रॉफिट लॉस। तो अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई 28, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आ गई, अब यहाँ पर हमें न्यू फिक्स कॉस्ट पे जाना है। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गई 28, मगर अब ये जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर अब क्या है, जो ओल्ड प्लांट है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी। ओल्ड प्लांट आपने कितने में खरीदा था, ओल्ड प्लांट आपने खरीदा था, एग्जिस्टिंग प्लांट वाज इंस्टॉल्ड 15 ईयर्स अगो एट अ कॉस्ट 27 मिलियन का खरीदा था और उसके पास 18 साल की डेप्रिसिएशन 15 साल पहले से बताया और 3 साल मजीद के पास रहते थे। तो आपके पास ये आ गया कितना 27 डिवाइडेड बाय 18 कैसे आया 15 + 3 सही है। तो आपके पास ये आ गई कितनी, ये आपके पास अल्लाह भला करे, ये आपके पास आई 1.5, तो ये आपके पास रह गया 26.5। अब देखिए आपने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है जिसके अंदर मेरा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, ये डेप्रिसिएशन से पाक हुई हुई है। तो इन्फ्लेशन का आपका 4% का इम्पैक्ट करना मतलब 1.04 करूँ तो आपका इन्फ्लेशन के बाद का इम्पैक्ट कितना आया, और आपके पास आया 27.56। और आपके पास डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट है उसकी डेप्रिसिएशन होगी। न्यू प्लांट आप कितने में लेंगे, यहाँ पे इसने दे दिया था कि 30 मिलियन का होगा और उसकी 10 साल की लाइफ होगी। तो आपने यहाँ पे आगे फ़ौरन न्यू प्लांट की डेप्रिसिएशन लगाई, न्यू प्लांट
डेप्रीसिएशन यहाँ पे भी DPR लिख देता हूँ। तो आपके पास कितनी है 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 साल, तो आपके पास आ गई 3 मिलियन की। आपके पास बाकी क्या है, बाकी इसने कहा कि आप ये प्लांट कहाँ से खरीदोगे, आप खरीदोगे इसको लोन से। बैंक लोन की कॉस्ट होगी 10 मिलियन, लेकिन क्या मैं पूरे 30 मिलियन का लूँगा, नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 मिलियन का एग्जिस्टिंग प्लांट है जो मैं बेच दूंगा। मतलब मुझे एडिशनल जो बैंक लोन लेना है वो 28 मिलियन का लेना है। अगर जो बैंक लोन है, बैंक लोन अगर 30 मिलियन माइनस 2 मिलियन जो आप ओल्ड प्लांट को बेचेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 10% एनुअल जो आपके पास आएगा वो आएगा 2.8 मिलियन। तो अब आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गया आपके पास 33.36 मिलियन। अब आपने हर चीज़ अपना डेटा सॉर्ट आउट कर लिया। अब आप देख लें, इसके अंदर लिखा हुआ है कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रोजेक्टेड सेल्स आपके पास यहाँ पे आ गई थी 130.56, लेकिन हमने उसके अंदर जो रिडक्शन प्राइस है वो इनकॉर्पोरेट नहीं की थी। तो प्रोजेक्टेड सेल्स जो आपकी है वो मैं इसके अंदर 2% माइनस कर दूंगा। आपके पास जो प्रोजेक्टेड सेल्स हैं, प्रोजेक्टेड सेल्स ये आपके पास है 130.56, यही है, ये रहा क्या 130.56। इसको मैं डायरेक्ट नीचे लेके यहाँ पर आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.98, क्योंकि 2% रिडक्शन प्राइस थी आपकी यहाँ पर गिवन थी, जिसको हमने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। जो ये रही आपकी गिवन, कहाँ गई आपका ये, टू सेल द एंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 2%। लाइक टू लाइक को कंपेयर करते हैं, इसीलिए मैंने उसको उस वक्त माइनस नहीं किया था जब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा था। कि वेरिएबल कॉस्ट का जो डेटा था हमें पिछले साल के ऊपर गिवन था, जहाँ पे कोई प्राइस का इम्पैक्ट हमने नहीं लिया था। यहाँ पर मैंने जो 130.56 लिया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी की चीज़ें ली थी, तो कितनी कैपेसिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास जो प्रोजेक्टेड सेल्स आ गई वो आ गई 127.95 मिलियन। आपके पास एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या पूछा है, इसने आपसे पूछी हुई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर इंकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव मेजर्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज पूछी है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। आपके पास टोटल सेल्स तो गिवन है, टोटल सेल्स आपके पास है 130.56, मगर ब्रेक इवन सेल्स आपके पास गिवन नहीं है। तो आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी होगी। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती थी, ब्रेक इवन सेल्स हम कैसे निकालते थे, इजीली हम निकालते थे। और कैसे निकालते थे, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। CS रेशियो कहूँ, PV रेशियो कहूँ, CM रेशियो कहूँ, एक ही बात है। CS रेशियो मेरा निकल जाएगा, जी सर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, मेरे पास इसके अंदर आपकी, सॉरी मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स जो है वो लेनी है 127.95। कैसे निकलता है आपका CS रेशियो, सेल्स आपके पास CS रेशियो कैसे निकलता है, सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देखिए मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी है नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं कैसे इजीली निकाल सकता हूँ। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की थी, यहाँ पर कितनी आई थी 88.69 और ये 127.95। अगर मैं इसको माइनस करके आपका निकालूँ, सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं कि CS रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपका कितना है 88.69, यही है, देख लो यहाँ से 88.69। डिवाइडेड बाय 127.95। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। आपने इसको किया तो 1 माइनस ये आपके पास आ गया कितना 69.32%। तो आपके पास जो CS रेशियो है या CM रेशियो वो आपके पास आ गया 30.68%। अगर फिक्स कॉस्ट गिवन है आपके पास, फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी थी, आप निकालने ब्रेक इवन सेल्स,
फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी थी, आपने यहाँ पे निकाली 33.36 मिलियन बस आ गई है, और CS रेशियो 33.36 मिलियन डिवाइडेड बाय 30.68%, ताकि जो ब्रेक इवन सेल्स है वो आपके पास कैलकुलेट होके आ गई 108.74 मिलियन। अब यही फिगर मैं उठा के क्या करूँगा, यही फिगर ले जाके मैंने यहाँ पे पुट इन करनी है, तो आपके पास कितनी है 108.74 मिलियन, ताकि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो अमाउंट वो कितनी आ गई, वो आपके पास आ गई 19.21 मिलियन। हमें परसेंटेज में चाहिए तो MOS परसेंटेज जो है मेरे पास वो कितनी है 19.21 मिलियन डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है आपके पास 127.95, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15%। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लें, कोई भी क्वेरी हो इस सवाल से रिलेटेड। शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।